नमस्कार। हमारी आज की कहानी है माँ का खालीपन। सुमन जी अपने बेटे समीर और बहू स्मिता के साथ फिल्म देखकर घर लौटी तो बहुत खुश थी। उस दिन शनिवार था। बेटे बहू की छुट्टी थी। दोपहर में उसने अपने हाथों से बेटे बहू की पसंद का लंच तैयार किया। समीर फिल्म की टिकट ले आया था। शाम को तीनों फिल्म देखने गए और रात का खाना भी बाहर ही खाया। फिल्म बहुत अच्छी थी। रास्ते भर कार में तीनों फिल्म पर चर्चा करते रहे। सुमन जी को लगा स्मिता कुछ चुप चुप सी थी। उसने कारण जानना चाहा तो स्मिता ने कहा, कुछ खास नहीं मम्मा, बस थोड़ा सिर दर्द है। अगले दिन रविवार था। स्मिता और समीर देर तक सोते रहे। आदत के मुताबिक सुमन जी जल्दी उठ गई। चाय पीकर उन्होंने रात में भिगोई दाल पीस ली और झटपट दही बड़े बना लिए। शाम को घर में पार्टी थी। समीर और स्मिता के दोस्त आने वाले थे। जब भी बेटे बहू के दोस्त घर में आते हैं, सुमन जी का वो दिन बहुत अच्छा करता है। वो देर तक उनसे बातें करती रहती। 9 बजने वाले थे। पर्स उठाकर वो दूध लेने चली गई। सोसाइटी के गेट के बाहर ही दुकान थी। दूध लेकर वो वापस लौटी तो उन्हें लगा समीर और स्मिता जाग चुके हैं। वो उनके कमरे की ओर बढ़ी। तभी स्मिता की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो समीर से कह रही थी, मम्मी को यहाँ आए 1 साल हो चुका है। जब से मम्मी यहाँ आई है, क्या हम लोग कभी भी अकेले कहीं गए हैं? हर वक्त हर जगह मम्मी साथ होती हैं। क्या मेरा मन नहीं करता कभी बस मैं और तुम? कैसी बातें करती हो स्मिता? तुम जानती हो पापा के जाने के बाद मम्मी कितनी टूट गई थी। अब जाकर तो वो जरा संभली है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। प्लीज समीर, मुझे गलत मत समझो। मुझे मम्मी के दुख का एहसास है। तभी तो इतने दिनों से मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। साथ ही मैं ये भी मानती हूँ कि जितना मम्मी मेरा ख्याल रखती है उतना कोई सास नहीं रख सकती। लेकिन समीर, तुम ये क्यों नहीं समझते कि हमें भी प्राइवेसी की जरूरत है? रिश्ते में कुछ बैलेंस तो तुम्हें रखना ही चाहिए। अब मैं भी क्या करूं स्मिता? मम्मी का कोई सर्कल भी तो नहीं है जिसमें वो बिजी रह सके। अपना सर्कल वो बनाना ही कब चाहती हैं। हमारी सोसाइटी की कितनी बुजुर्ग महिलाएं सुबह शाम पार्क में आकर बैठती हैं। मम्मी चाहें तो उनसे मेलजोल बढ़ा सकती हैं, लेकिन वो अकेले कहीं जाना ही नहीं चाहती। धीरे बोलो स्मिता, मम्मी कहीं सुन ना ले। मम्मी दूध लेने गई है, स्मिता निश्चिंता से बोली। सुमन जी को लगा पूरा घर जैसे घूम रहा है। उन्होंने दीवार का सहारा ना लिया होता तो शायद चक्कर खाकर गिर ही पड़ती। लड़खड़ाती हुई वो बाथरूम में चली गई और दरवाजा बंद करके नल खोल दिया ताकि पानी के शोर में कोई उनके रोने की आवाज को सुन ना सके। आज तक उन्हें लगता था उनके बच्चे उनके साथ खुश हैं, लेकिन आज पता चला कि उन्हें साथ रखना उनकी मजबूरी है। तो क्या स्मिता का उनसे प्यार दिखाना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, ये सब दिखावा है? इसमें लेश मात्र भी सच्चाई नहीं। उन्हें लगता था समीर और स्मिता के साथ उनका बचा हुआ जीवन आराम से कट जाएगा, पर नियति हमेशा से ही उनके साथ अजीब खेल खेलती रही है। वो सोचती कुछ और है और होता कुछ और है। पता नहीं क्या लिखा है उनके हाथ की इन आड़ी तिरछी लकीरों में कि सुख हमेशा उससे 2 कदम आगे ही चलता है। सुभाष का उन्हें यूं असमय छोड़कर चले जाना इस बात का सबूत है कि उनकी किस्मत में सुख है ही नहीं। सुभाष जब तक नौकरी में थे बेहद बिजी रहते थे। उनके साथ वक्त गुजारने की अपनी सभी अधूरे अरमान पूरे करने की ख्वाहिश लिए वो उनके रिटायरमेंट का इंतजार कर रही थी। सुभाष रिटायर हुए, पर ज्यादा दिनों तक सुमन जी का साथ ना निभा सके। 2 महीने बाद ही मौत के क्रूर हाथों ने उन्हें उनसे छीन लिया। स्तब्ध सी सुमन जी फटी फटी आंखों से बस देखती रह गई थी। कब बेंगलोर से समीर और स्मिता आए, कब सुभाष का अंतिम संस्कार हुआ, उन्हें कुछ पता नहीं चला। होश तो तब आया जब सब कुछ खत्म हो चुका था। रिश्तेदार जा चुके थे। समीर और स्मिता ने उन्हें अपने साथ बेंगलोर ले जाना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी। पिछले 20 वर्षों से वो इस घर में रह रही थी। वहां की आबो हवा में सुभाष जी की सांसें रची बसी हुई थी। इतनी यादें जुड़ी हुई थी उस घर के साथ। इन्हीं यादों के सहारे वो अपना बाकी जीवन गुजारना चाहती थी, पर अकेले रहना इतना आसान भी नहीं था। सूना घर उन्हें काट खाने को दौड़ता। अकेले के लिए खाना बनाने की भी उनकी इच्छा नहीं होती थी। उधर माँ की चिंता में समीर भी अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। कुछ दिनों में ही सुमन जी बीमार पड़ गई।
तब समीर और स्मिता ने उनकी एक नहीं सुनी। महीने भर में ही उन्होंने गाजियाबाद वाले घर को बेचा और उन्हें अपने साथ बेंगलोर ले आए। कुछ महीने तक तो यहाँ पर भी उनका मन उचाट ही रहा। बेटा बहू दोनों इंजीनियर थे। सुबह ऑफिस के लिए निकलते तो शाम तक घर आते थे। सारा दिन वो अकेली पड़ी बोर हो जाती थी। स्मिता ने कई बार कहा भी कि वो आसपास वालों से मेल जोल बढ़ाए, सुबह शाम घूमने जाया करें, लेकिन उनका दिल ही नहीं करता था अकेली कहीं जाने का। अपनी ओर से तो समीर और स्मिता माँ को खुश रखने की भरकस कोशिश करते। स्मिता उनके लिए पत्रिकाएं लाकर रखती। शनिवार या रविवार को तीनों कभी फिल्म तो कभी कहीं घूमने निकल जाते। अब तो उनके दोस्त भी सुमन जी से काफी घुल मिल गए थे। कुल मिलाकर नए माहौल में वो रच बस गई थी। जिंदगी की गाड़ी एक बार फिर पटरी पर आ गई थी। बेटे बहू के घर में वो सुखी महसूस करने लगी थी। लेकिन आज स्मिता के एक ही वाक्य ने उनके शांत हो चले जीवन में हलचल मचा दी। काश जो कुछ भी उन्होंने सुना वो सच ना होता। उनका मन खालीपन से भर उठा। वो सोचने लगी कि दुनिया में कुछ भी अपना नहीं है। नाते रिश्ते सभी स्वार्थ की बुनियाद पर टिके हुए हैं। अच्छा ही हुआ जो उनका भ्रम टूट गया। कम से कम अब वो खुद को बेटे बहू पर थोपेंगी तो नहीं। जाने कब तक वो विचारों के ताने बाने में खोई रहती कि स्मिता ने दरवाजा खटखटाया। सुमन जी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे, मुंह धोया और दरवाजा खोल दिया। मम्मी, मैंने कितनी आवाजें दी आपको, जल्दी से आइए। मैंने आपकी पसंद की खस्ता कचौड़ी मंगवाई है। बोलते बोलते यकायक रुक गई स्मिता। गौर से सुमन जी का चेहरा देखते हुए बोली, मम्मी आपकी तबीयत खराब है क्या? आंखें लाल हो रही हैं। उसकी बात को अनसुना करती हुई सुमन जी अपने कमरे में चली गई। बुद्धि तो कह रही थी कि उन्हें अपना व्यवहार सामान्य रखना चाहिए ताकि बेटे बहू को पता ना चल सके कि उन्होंने उनकी बातें सुन ली हैं। लेकिन मन साथ ही नहीं दे रहा था। यहां तक कि खाना भी वो ठीक से नहीं खा पाई। सारा दिन अनमनी सी रही। रह रहकर सुभाष याद आते रहे। काश वो आज होते तो उन्हें यूं बेटे बहू पर आश्रित ना रहना पड़ता। शाम के 6 बजने वाले थे। उनके मन में विचार आया, जब फिल्म साथ जाने में स्मिता को ऐतराज है तो हो सकता है उनका यूं उनके दोस्तों के बीच बैठना भी उसे नागवार लगता हो। ये सोचते हुए समीर के कमरे में जाकर सुमन जी ने कहा, बेटे, कॉलोनी की एक परिचित महिला के साथ मैं घूमने जा रही हूँ, थोड़ी देर से लौटूंगी। लेकिन मम्मी, आज अचानक किसके साथ जा रही हो? समीर को हैरानी हुई। सुमन जी की ओर से कोई जवाब ना पाकर वो बोला, मम्मी, कुछ देर में सभी दोस्त आ जाएंगे। आप नहीं होंगी तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। तुम दोनों तो हो, एंजॉय करना। कहते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई। समीर और स्मिता का चेहरा उतर गया। इतना तो वो दोनों भी समझ गए थे कि हो ना हो मम्मी ने सुबह जरूर उनकी बातें सुन ली हैं, तभी आज इतनी खामोश और बदली बदली सी लग रही हैं। और सुमन जी, उनका मन तो बेहद बेचैन था। घर से तो निकल आई थी, अब कहाँ जाए, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस निरुद्देश सड़क पर चलती जा रही थी। उनके कदमों से भी तेज गति थी दिमाग में उठ रहे विचारों के तूफान की। कुछ तो उन्हें खुद के लिए निर्णय लेना ही होगा। सड़क के किनारे घने छायादार पेड़ थे। ठंडी हवा चल रही थी। काफी दूर निकल आने के कारण सुमन जी को कुछ डर सा लगने लगा था। कुछ थकान सी भी महसूस हो रही थी। सड़क के किनारे बेंच दिखाई दी तो वो उस पर बैठ गई और आती जाती कारों को देखने लगी। रोड पर बहुत सी आईटी कंपनियां थीं। रोज तो सुबह और शाम के समय यहाँ कारों और बसों की रेल पेल मची रहती थी। लेकिन आज रविवार होने के कारण सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था। यहाँ शांति से बैठकर अपने बारे में वो कुछ सोच सकती थी। लेकिन सोचे भी तो क्या, बच्चों की बातों में आकर मकान बेचने की भारी भूल वो कर बैठी थी। अब उसका खामियाजा सारी जिंदगी उन्हें भुगतना पड़ेगा। उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। तभी एक पुरुष स्वर से अपना नाम सुनकर वो चौंक पड़ी। उन्होंने गर्दन उठाकर देखा। पैंट कमीज पहने, हाथ में छड़ी लिए,
करीब 65 वर्षीय पुरुष को पहचानने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगी। अरे माधव जी, आप? हैरानी और खुशी उनके चेहरे पर फैल गई। माधव जी उनके पति सुभाष के दोस्त थे। शादी होकर जब वो अपने ससुराल आई, तब से ही सुभाष और अपने आसपास ही पाया उसने माधव जी और मीरा भाभी को। सुभाष के हृदय के तार उस परिवार से पूरी तरह जुड़े हुए थे। उस स्नेह बंधन को बनाए रखने में सुमन जी ने भी अपना भरपूर सहयोग दिया था। उन्हें आज भी याद है कैसे उनकी हर समस्या का समाधान माधव जी और मीरा भाभी मिनटों में कर दिया करते थे। 10वीं क्लास में था समीर जब माधव जी ट्रांसफर होकर बेंगलोर आ गए थे। फिर भी उनसे संपर्क बना रहा। 2 साल पहले मीरा भाभी के स्वर्गवास के समय सुभाष बेंगलोर आए भी थे, लेकिन फिर ना जाने क्यों माधव जी से संपर्क टूट गया। आपने तो बिल्कुल भुला दिया। कहाँ खो गए थे आप इन 2 सालों में? अपनेपन से भरा उल्हाना दिया सुमन जी ने उन्हें। क्या कहूं सुमन, हालात की साजिश का शिकार हो गया था। बेंच पर बैठते हुए माधव जी बोले। क्या मतलब? सुमन जी उनकी बात का अर्थ समझ ना सकी। मीरा के स्वर्गवास के 3 महीने बाद मेरा भी एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें मेरा एक पैर जाता रहा। पूरे 8 महीने तक हॉस्पिटल में रहा। पैर में स्टील की रॉड डाली गई थी। इतना सब कुछ हो गया और आपने खबर भी नहीं की। माधव जी के साथ हुए हादसे को सुनकर सुमन जी अपना दर्द भूल गई। कैसे खबर देता? एक्सीडेंट के वक्त मेरा मोबाइल खो गया था। तुम लोगों का नंबर उसी में सेव था। माधव जी ने गहरी सांस ली। खैर छोड़ो ये सब, तुम अपनी कहो, यहां बेंगलोर में कैसे? सुभाष कैसा है? अब तो रिटायर हो गया होगा। सुमन जी कुछ पल खामोश रही, फिर धीमे स्वर में बोली। रिटायर भी हो गए और मुझे छोड़कर चले भी गए। ये क्या कह रही हो तुम? विचलित हो उठे माधव जी। सुमन जी की आंखों में आंसू छलक आए। रूधे गले से वो बोली। रिटायर हुए 2 महीने ही बीते थे कि एक रात हार्ट अटैक आया। हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए। रास्ते में ही कहते कहते वो सिसक उठी। पीड़ा का आवेग कुछ कम हुआ तो वो बोली। उसके बाद समीर और उसकी पत्नी स्मिता मुझे बेंगलोर ले आए। माधव जी कुछ देर खामोशी से सिर झुकाए हालातों को समझने की कोशिश करते रहे। फिर धीमे स्वर में बोले। अपनी कहो, कुछ मन लगा बेंगलोर में? कैसे बीत रहे हैं दिन? सुमन जी खामोश रही। क्या कहती? सुबह से दिल में उमड़ घुमड़ रहे वेदना के बादल बरस पड़ने को हुए, लेकिन उन्होंने खुद को रोक लिया। इतने दिनों बाद मिले हैं माधव जी, क्या वो आज ही अपना रोना लेकर बैठ जाए? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। इससे पहले कि वो कोई संतोषजनक उत्तर सोच पाती, उसके मनोभावों को भांप चुके माधव जी उन्होंने कहा। सुमन, तुम कल भी मेरी छोटी बहन थी और आज भी छोटी बहन ही हो। वक्त के अंतराल के साथ रिश्तों के मायने नहीं बदल जाते हैं, रिश्ते वही रहते हैं। जिस तरह तुम खोई खोई सी बैठी हो, जरूर ही कोई परेशानी है। बताओ मुझे। माधव जी का सहारा पाकर सुमन जी भावनाओं के आवेग में बह गई। सब कुछ शांत भाव से सुनने के बाद माधव जी गंभीरता पूर्वक बोले। सच पूछो तो ये कोई समस्या है ही नहीं। ये बात उठती भी नहीं अगर तुम शुरू से ही बीच का रास्ता अपनाती। कभी बच्चों के साथ जाना, कभी उन्हें प्राइवेसी देना ही समझदारी है। सुमन, हर इंसान अपनी प्राइवेसी और आजादी चाहता है। तुम्हारे बच्चे भी ऐसा चाहने लगे तो इसमें क्या गलत है? याद करो वो दिन जब तुम्हारी नई नई शादी हुई थी। जब भी सुभाष फिल्म देखने या कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाता, उसकी छोटी बहन तुम दोनों के साथ हो लेती। कितना बुरा लगता था उस समय, तुम दोनों को याद है ना? सुमन ने हाँ में सिर हिलाया। माधव जी ने अपनी बात जारी रखी। हर उम्र की अपनी एक सोच होती है, गलत कुछ भी नहीं है। गलत सिर्फ ये है कि उम्र के उस दौर से गुजरने के बाद हम अपने एहसास को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि कभी हमारी भी यही सोच थी, यही चाहते थी, यही उमंगे थी। वक्त गुजर जाता है और हम अपने बच्चों की भावनाओं को ना समझने की भूल कर बैठते हैं। समीर और स्मिता ने तुम्हारा बहुत साथ निभाया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम उनकी भावनाओं को समझो। इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठो। अपने खालीपन को भरने के लिए
दूसरों की आजादी को खत्म कर देना कहाँ की समझदारी है। हमारे प्रति अपने कर्तव्य को बच्चे बोझ ना समझने लगे। ये बहुत कुछ हमारे व्यवहार पर भी निर्भर करता है। माधव जी की बातों से सुमन जी को मानव हालातों को समझने के लिए एक नई दृष्टि मिल गई। समस्या वो नहीं जिसे वो मान बैठी थी, समस्या तो उनका गलत दृष्टिकोण था। उफ, एक माँ होते हुए भी वो इतनी स्वार्थी कैसे हो गई। अपनी नासमझी पर लज्जित सी होती हुई वो बोली, माधव जी, नियति ने एक बार फिर आपसे मिलवाकर मेरे घर की सुख शांति को बिखरने से बचा लिया। अब से मैं रुको सुमन, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। माधव जी ने उनकी बात बीच में ही काट दी। सुमन, सारी जिंदगी हम सिर्फ अपने लिए ही जीते हैं। अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपने बच्चे, इन सब से आगे कभी सोच ही नहीं पाते। अभी वो समय है जब समाज के प्रति भी हम अपने फर्ज पूरे कर सकते हैं, दूसरों के काम आ सकते हैं। 2 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसे हालात में था। उस समय अपने बेटे बहू के सहयोग से मैंने एक संस्था बनाई। आज इस संस्था से 151 लोग जुड़ चुके हैं। लोगों में चेतना जागृत करना, अपने शहर को साफ सुथरा रखना, पेड़ पौधे लगाना और आसपास के लोगों की समस्याओं को दूर करना इस संस्था का काम है। उसी में कुछ महिलाएं गरीब बच्चों को भी पढ़ाती हैं। महीने में 2 बार सब लोग मिलकर आसपास ही कहीं पिकनिक मनाने भी जाते हैं। सुमन, तुम इस संस्था को ज्वाइन करोगी तो नए नए लोगों से मिलने से तुम्हारा समय भी अच्छा कटेगा और लोगों की समस्याओं से जुड़ने से तुम्हारी सोच की दिशा भी बदलेगी। किसी के काम आने पर अपने मन को तो सुकून मिलता ही है, साथ ही जीने का एक मकसद भी मिल जाता है। लीक से हटकर कुछ अच्छा करने से तुम्हारे बच्चों को भी तुम पर गर्व होगा। माधव जी की बातों से सुमन की आंखों में एक नई चमक पैदा हो गई। उसे जीने की एक नई राह मिल गई। वो बोली, माधव जी, आप घर चलिए, समीर आपको देखकर बहुत खुश होगा। सुमन, मैं कल तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। सुमन ने उन्हें अपने घर का पता बताया। काफी देर हो चुकी थी। उसे लग रहा था बच्चे परेशान हो रहे होंगे। माधव जी से विदा लेकर तेज कदमों से घर की ओर चल पड़ी। ये कदम उन्हें सिर्फ घर की ओर ही नहीं, एक नए संकल्प के साथ नई मंजिल की ओर भी ले जा रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।